अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल रहमान एकेडमी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम थर्ड क्लास पढ़ेंगे, सेकंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर 1 के इंट्रोडक्शन की। तो चलिए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने रैशनल नंबर तक चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास ऐसे फंक्शन होते हैं जिनके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ आ जाए, जिसमें साइन, कॉस, टेन, कॉट, सीकेंड, कोसेकेंड वगैरह। यानी कि ऐसे फंक्शन जिसके अंदर साइन, कॉस, टेन, कॉट, सीकेंड, कोसेकेंड वगैरह आ जाएं, इन फंक्शंस को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो बच्चों, आज हम इनकी डोमेन और रेंज देखेंगे। आपने याद रखना कि जो हमारे पास साइन फंक्शन होता है, इसकी जो डोमेन होती है वो तमाम रियल नंबर होती है। साइन फंक्शन की डोमेन तमाम रियल नंबर होती है और इसकी जो रेंज होती है वो -1 से लेके 1 तक होती है। यानी कि जो मर्ज़ी हम डोमेन में पुट कर रहे हैं, डोमेन के अंदर जो मर्ज़ी रियल नंबर पुट कर रहे हैं, उसकी जो रेंज है, जो उसका आंसर है, वो -1 और 1 के दरमियान ही लाई करेगा। इसी तरह बच्चों, जो कास फंक्शन है उसकी डोमेन है रियल नंबर, उसकी जो रेंज है वो है -1 से लेके 1 तक। इसके अंदर जो मर्ज़ी पुट करने, इसकी भी जो रेंज है वो -1 से लेके 1 तक होगी। आगे स्टूडेंट्स, y=10 है। इसकी जो डोमेन है वो आपने बस थोड़ा सा समझ लेना कि इसकी डोमेन कैसे बनेगी। स्टूडेंट, पहले साइन और कास का ग्राफ समझ लें, बिल्कुल ईजी है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, अक्सर ये पूछ लिया जाता है, इससे आपका मज़ीद क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। देखें, हमें पता है कि साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 90 पे होती है। यानी कि 90 पे साइन की वैल्यू हमारे पास 1 होती है और -90 पे हमारे पास इसकी वैल्यू होती है -1। π/2 पे साइन की वैल्यू 1 होती है और -π/2 पे साइन की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है -1। तो स्टूडेंट्स देखें, इधर हमारे पास है, ये है हमारे पास 0, ये हमारे पास है π/2 यानी कि 90, ये हमारे पास है 80 यानी कि पाई, और ये है हमारे पास 2π/3, और ये यहाँ पे हमारे पास कहीं होगी इसकी 2π वैल्यू। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बच्चे देखो, यहाँ से हमारा ग्राफ शुरू हो रहा है, यानी कि साइन की वैल्यू 0 पे 0 है। यहाँ पे देखिए 90 पे जो साइन की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, जो पीक वैल्यू आ रही है वो 90 पे आ रही है, यानी कि 90 पे साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू वो है 1। आगे 80 पे दोबारा साइन की वैल्यू 0 होगी। आगे देखें बच्चों, आ रहा है हमारे पास 270 पे साइन की वैल्यू आ रही है -1, यानी कि साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है, जो मिनिमम वैल्यू वो -1। बच्चों, आप डोमेन के अंदर जो मर्जी नंबर पुट कर रहे हैं, इसकी जो रेंज है वो -1 और 1 के दरमियान ही लाई करेगी। आई होप कि आपको ये ग्राफ की समझ आ गई होगी। अब बच्चों नेक्स्ट देखते हैं हम कास फंक्शन। कास की बच्चों जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, इधर देखें, ये हमारे पास है 0 पे कास की वैल्यू 1 होती है और 80 पे जो कास की वैल्यू होती है हमारे पास -1। देखिए यहाँ पे 0 था, 0 की वैल्यू पीक से शुरू हो रही है, यानी कि 0 पे कास की वैल्यू 1 है, फिर आगे π/2 पे 90 पे कास की वैल्यू 0 होती है। देखिए यहाँ पे बिल्कुल ये एक्स एक्सिस पे लाइक कर रहा है, यानी कि यहाँ पे कास की वैल्यू 0 है। ये ग्राफ ही बता रहा है कि यहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू है। फिर बच्चों देखो, हम जब पाई पे आए हैं, पाई पे हमारे पास आ रही है इसकी वैल्यू -1। फिर 2π/3 पे जाएंगे, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर 2π पे जाएंगे, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही है कि जो कास फंक्शन की वैल्यू है वो 1 और -1 के दरमियान ही लाई करेगी। आई होप कि आपको इस ग्राफ की भी समझ आ गई होगी। दोबारा बच्चों देखें, साइन फंक्शन की जो डोमेन है वो तमाम रियल नंबर है
और इसकी जो रेंज है वो -1 से लेके 1 तक है। कॉस फंक्शन की जो डोमेन है वो रियल नंबर है, इसकी रेंज -1 से लेके 1 तक है। आगे बच्चों देखो y = tan ऑफ x, इसकी डोमेन आपने समझनी है कि कॉस जो tan फंक्शन है इसकी डोमेन क्या है। यहाँ से देखने वैसे इसके डोमेन से हमने 2n+1 π/2 निकाल देना है। इसका क्या मतलब बच्चों, ये आपने ध्यान से समझना है कि हमारे पास है y = tan x, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं sin x / cos x। अब बच्चों मैंने आपको फंक्शन की डेफिनेशन में पढ़ाया था कि डोमेन जो हमारे पास ओवर में कभी भी ज़ीरो नहीं आना चाहिए। ओवर में अगर ज़ीरो आ जाए तो हमें पता है समथिंग ओवर ज़ीरो हमारे पास होता है इन्फिनिटी। समथिंग ओवर ज़ीरो हमारे पास ओवर, मैंने जब आपको फंक्शन पढ़ाया था मैंने पढ़ाया था कि ओवर में ज़ीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि समथिंग ओवर ज़ीरो हमारे पास इन्फिनिटी होता है और इन्फिनिटी अनडिफाइन है जिसको हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते। तो हमने ओवर में से वो वाला नंबर निकाल देना जिस पे cos 0 आता है। तो cos 0 बच्चों किस किस पे आता है हमारे पास, π/2 पे, फिर 3π/2 पे, 5π/2 पे, यानी कि जो हमारे पास π/2 के मल्टीपल होंगे उनको हमने ओवर से निकाल देना है। तो क्या करेंगे, डोमेन इसकी तमाम रियल नंबर, इसकी जनरल फॉर्म बच्चों देखो क्या बन रही है, इसकी जनरल फॉर्म बन रही है 2n+1 π/2, ये है इसकी जनरल फॉर्म। n की जगह 0 पुट करें तो हमारे पास आ जाता है π/2, n की जगह 1 पुट करें तो हमारे पास आ जाता है 3π/2, n की जगह 2 पुट करें तो हमारे पास आ जाता है 5π/2। तो हम क्या करेंगे, अगर हम ओवर में 2n+1 × π/2 पुट करें तो नीचे बन जाता है 0, और अगर नीचे 0 बन जाए तो समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी हो जाएगा, फंक्शन हमारा अनडिफाइन हो जाएगा। तो हमने कहा था कि डोमेन में हमने वो नंबर पुट करना है जिस पे हमारा फंक्शन अनडिफाइन ना हो। तो हम क्या करेंगे, इसके तमाम रियल नंबर डोमेन होगी, लेकिन डोमेन में से हम क्या निकाल देंगे, 2n+1 × π/2, इसके मल्टीपल हम निकाल देंगे। तो ये हो जाएगी इसकी डोमेन होगी। अब देखें बच्चे इसकी डोमेन क्या होगी, x such that x belong to R and x is not equal to n+1 π/2। ये बच्चों हमने क्यों निकाला, क्योंकि इस वैल्यू पे हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइन हो रही थी। तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी, तमाम रियल नंबर आ जाएगी। कौन से तमाम रियल नंबर, जिनके अंदर हमारे पास डोमेन में ये वाले नंबर ना हो। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। बच्चों आगे देखें, y = हमारे पास cot ऑफ x है, y = हमारे पास cot ऑफ x है। मैं ऐसे लिखूँगा y = cot ऑफ x, इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, cos ऑफ x / sin ऑफ x। बच्चों देखो हमें पता है ओवर में ज़ीरो नहीं आना चाहिए। अब बताओ ज़ीरो किस किस पे होता है, sin 0 हमारे पास हमें पता है कि ज़ीरो होता है, फिर हमारे पास पाई पे भी ज़ीरो था। अब मैं इसकी जनरल फॉर्म लिखने लगा हूँ n पाई, जिस तरह हमने पीछे लिखा था 2n+1 × π/2। इसकी जगह 0 पुट करें n की जगह तो हमारे पास 0 हो जाएगा, n की जगह 1 पुट करें पाई आ जाएगा, n की जगह 2 पुट करें 2π आ जाएगा। बेटा ये वो वाले हमारे पास मल्टीपल आ रहे हैं जिन पे साइन की वैल्यू हमारे पास 0 आती है। तो फिर अगर नीचे 0 आ गए तो हमारा फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि ओवर में से ये वाले नंबर निकाल देंगे, यानी कि हम कहेंगे डोमेन जो है वो हमारे पास डोमेन में वो नंबर पुट करेंगे जो ओवर में इस टाइप के नहीं आने चाहिए। क्या करेंगे, x हमारा इज़ नॉट इक्वल टू n पाई, यानी कि पाई का मल्टीपल नहीं होना चाहिए हमारे पास x। तो क्या आ जाएगी इसकी डोमेन, तमाम रियल नंबर हो जाएगी, लेकिन x इज़ नॉट इक्वल टू n पाई। क्यों, अगर n पाई हो गया तो नीचे 0 बन जाएगा, और 0 हमारे पास क्या है, अनडिफाइन फॉर्म, ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा जिसको हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते। तो इसकी डोमेन इसकी रेंज तमाम रियल नंबर होंगी, कब, लेकिन इनकी वैल्यूज़ को निकाल के, इन पे जो वैल्यूज़ आती हैं उनको निकाल के तमाम रियल नंबर इसकी रेंज होंगी।
आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट बच्चों आ जाओ कोसेकेंट फंक्शन। कोसेकेंट वेरी सिंपल। कोसेकेंट हमारे पास इन्वर्स होता है काज का। 1/cos हो गया, अगर नीचे 0 हो गया तो हमारे पास फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे बच्चों, हम ओवर में से जो मल्टीपल है π/2 का उसको निकाल देंगे जिस, और इसकी जनरल फॉर्म है 2n+1 π/2। तो तमाम रियल नंबर, ये तो होगी इसकी डोमेन। अब इसकी रेंज क्या होगी बच्चों, ऊपर हमने पढ़ा है कि हमारे पास जो cos फंक्शन है, cos फंक्शन की डोमेन थी y ग्रेटर आर इक्वल -1 से लेके 1 तक। लेकिन जब सीकेंट की निकालेंगे तो सीकेंट में इसकी जो रेंज उल्ट हो जाएगा। इधर y ग्रेटर आर इक्वल -1 था, लेस आर इक्वल था 1, लेकिन इधर क्या हो जाएगा, y ग्रेटर आर इक्वल 1 बन जाएगा और लेस आर इक्वल हो जाएगा -1 को। आगे बच्चे देखो कोसेकेंट हमारे पास होता है साइन का इन्वर्स। साइन के जब हमने पढ़ा था 1/sin, नीचे हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए। तो डोमेन से हम क्या कहेंगे कि ओवर में हमारे पास x इज़ नॉट इक्वल टू n π नहीं होना चाहिए। क्यों कि अगर ये हम पुट कर लेंगे तो हमारे पास ओवर में 0 बन जाएगा और फंक्शन हमारा अनडिफाइन हो जाएगा। इनको हम डोमेन में पुट नहीं करेंगे। जब इनको पुट नहीं करेंगे तो ये रेंज में भी इनकी कोई वैल्यू नहीं आएगी। अब इसकी बच्चों रेंज देखें, रेंज में सेम जो साइन के ऊपर रेंज थी उसको हम इन्वर्स कर देंगे, उसको उल्टा देंगे। ऊपर हमारे पास है y ग्रेटर आर इक्वल -1, लेकिन इधर क्या होगा y लेस आर इक्वल -1 और y ग्रेटर आर इक्वल 1। नेक्स्ट बच्चों ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये आपने देख लेने हैं, बिल्कुल ईजी हैं। नेक्स्ट बच्चों आ जाओ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ऐसे फंक्शन होते हैं जिसके अंदर वेरिएबल पावर में आ जाए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें वेरिएबल पावर में आ जाए। बच्चों आगे आ जाए लॉगरिथम फंक्शन। इसकी आप बस जनरल सी फॉर्म समझ लें कि लॉगरिथम फंक्शन होता क्या है हमारे पास। ये मेरे पास है एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये मेरे पास क्या है एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बच्चों आपने सिंपल करना क्या है, y इधर पावर में, y को आपने दूसरी साइड पे ले जाना है और a को आपने बेस में ले जाना। y इधर पावर में, y को आपने दूसरी साइड पे ले जाना और log a बेस में चला जाएगा और x, इसको रीड कैसे करना, y इक्वल log x विद बेस a। तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं लॉगरिथम फंक्शन। फिर बच्चों आगे आ जाओ, हमारे पास कॉमन लॉगरिथम ऐसा लॉगरिथम होता है जिसकी बेस 10 होती है और नेचुरल लॉगरिथम ऐसा लॉग होता है जिसकी बेस e होती है। बच्चों यहाँ से आपने हाइपरबोलिक फंक्शन 2 याद रखने हैं। हाइपरबोलिक फंक्शन आपने 2 याद रखने हैं। वो क्या है कि हमारे पास साइन हाइपरबोलिक x e की x माइनस ई की -x/2 और cos हाइपरबोलिक x हमारे पास होता है e की x प्लस e की -x/2। बच्चों ये 2 आपने याद रखने फार्मूले। बाकी tan भी इनसे बनेगा, cot वाला भी इनसे बनेगा, कोसेकेंट वाला भी इनसे बनेगा और सीकेंट वाला भी इनसे ही बनेगा। नेक्स्ट बच्चों चलते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ दिस चैप्टर है। हमारे पास एक डेफिनेशन है एक्सप्लिक्ट फंक्शन और एक है इम्प्लिक्ट फंक्शन। बच्चों इनका सिंपल सा आपने कंसेप्ट सुनना है, डेफिनेशन बिल्कुल इजी है। एक्सप्लिक्ट फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें y को हम पहले सुन ले, एक होता है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट होता है जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है इंडिपेंडेंट में। अब एक्सप्लिक्ट फंक्शन सुन लें, इफ़ y इज़ इजीली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। अगर y को हम इजीली एक्सप्रेस कर सकें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में, यानी कि y को अलग कर सकें, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल अलग हो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अलग हों, ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं एक्सप्लिक्ट फंक्शन। यानी कि ऐसे फंक्शन जिसमें x और y मिक्स ना हो, यानी कि y को इजीली अलग कर सकें और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इजीली अलग कर सकें, ऐसे फंक्शन को कहते हैं एक्सप्लिक्ट फंक्शन।
If y is easily expressed in terms of independent variable x, then y is called explicit function. For example, y equal x square plus 2x minus 1. ये हमारे पास है एक्सप्लिक फंक्शन, ये इसकी सिम्बोलिकली फॉर्म है y इक्वल एफ ऑफ एक्स। नेक्स्ट बच्चे इम्प्लिक्ट फंक्शन, अगर हमारे पास x और y यानी कि इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐसे मिक्स हों आपस में कि हम इंडिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट से अलग ना कर सकें, तो ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं इम्प्लिक्ट फंक्शन। जिस तरह बच्चों ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, हम इनमें से y को कॉमन नहीं निकाल सकते, जो मर्जी आप कर लें बच्चों, इनमें से आप y और x को अलग अलग नहीं कर सकते। तो ऐसे फंक्शन जिसमें x और y यानी कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल सो मिक्स हो जाए कि हम उनको इजीली एक्सप्रेस ना कर सकें डिपेंडेंट फॉर्म में और इंडिपेंडेंट फॉर्म में, इन फंक्शंस को हम कहते हैं इम्प्लिक्ट फंक्शन। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट बच्चों सुने पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होते हैं। पहले सुन लें पैरामीटर्स क्या होते हैं हमारे पास। बाज़ दफ़ा हमारे पास कुछ कर्व्स ऐसी होती हैं कि जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें किसी थर्ड वेरिएबल का सहारा लेना पड़ता है एक्स और वाई के अलावा। बाज़ दफ़ा हमारे पास कुछ कर्व्स ऐसी होती हैं कि जिनको एक्सप्रेस करने के लिए या जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें किसी थर्ड वेरिएबल का सहारा लेना पड़ता है या यूज़ करना पड़ता है, उन वेरिएबल्स को हम कहते हैं पैरामीटर। नेक्स्ट बच्चों वो वाली इक्वेशन जो इस फॉर्म है जिसमें एक्स वाई के अलावा कोई थर्ड वेरिएबल आ जाए, जिसने एक्स इक्वल एफ ऑफ टी एंड y इक्वल जी ऑफ एफ टी, इन इक्वेशन को हम कहते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ द कर्व। जिस तरह ये हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस की एग्जांपल। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट बच्चों बड़ी ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। इस चैप्टर में 8 डेफिनेशन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो पेपर में आने के चांसेस होते हैं। एक बच्चों है इम्प्लिक्ट फंक्शन, एक्सप्लिक्ट फंक्शन, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, पीछे लीनियर फंक्शन था, कांस्टेंट फंक्शन था और फंक्शन की डेफिनेशन। आगे बच्चों आ जाए इवन फंक्शन। इवन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसके अंदर आप माइनस में कोई वैल्यू पुट करें तो दोबारा हमारे पास प्लस वाली वैल्यू आ जाए। अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी इवन फंक्शन। अब फंक्शन f इज सेड टू बी इवन फंक्शन इफ f ऑफ माइनस एक्स, फंक्शन के अंदर आपने माइनस एक्स पुट करना है। माइनस एक्स पुट करने से दोबारा हमारे पास f ऑफ x आ जाए फॉर एवरी नंबर x इन x ऑफ द डोमेन f, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं इवन फंक्शन। सिंपल इवन फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसके अंदर आप माइनस वाली वैल्यू पुट करें तो आंसर हमेशा हमारे पास प्लस में आएगा, आंसर हमेशा प्लस में आएगा। जिस तरह बच्चों देखो एफ ऑफ एक्स बराबर है हमारे पास एक्स स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर के अंदर आप जो सा मर्जी नेगेटिव नंबर पुट कर लें, एक्स स्क्वेयर उसे क्या बना देगा, प्लस बना देगा। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट बच्चों देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स है। कॉज ऑफ एक्स के अंदर आपको पता है अगर माइनस पुट करें तो वो किस में चेंज हो जाता है, प्लस में चेंज होता है। एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल कॉज माइनस एक्स, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, कॉज ऑफ एक्स में, और ये बराबर आ गया दोबारा हमारे पास एफ ऑफ एक्स ही आ गया। सिंपल इवन फंक्शन हमारे पास क्या है बच्चों, इवन फंक्शन हमारे पास ये है कि फंक्शन के अंदर आप माइनस पुट करें माइनस एक्स तो वो किस में चेंज हो जाता है, प्लस एक्स में, एफ ऑफ एक्स में। तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं इवन फंक्शन। आगे बच्चों आ जाओ ऑड फंक्शन क्या होते हैं हमारे पास। ऑड फंक्शन इवन फंक्शन में तो हमने ये पढ़ा था कि जिसके अंदर हम फंक्शन के अंदर एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक्स स्क्वायर कोई फंक्शन है, हम क्या करें एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करें, ये दोबारा हमारे पास एक्स स्क्वायर बन गया और एक्स स्क्वायर किसके बराबर था हमारे पास, एफ ऑफ एक्स के। ये डेफिनेशन है बच्चों हमारे पास कि इवन फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसके अंदर माइनस एक्स पुट करें तो वो दोबारा हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं इवन फंक्शन। बच्चों आगे ऑड फंक्शन की भी एग्जांपल सुन लें। एफ ऑफ एक्स अगर मैं करूं एक्स क्यूब, एक्स की जगह क्या पुट करें, माइनस पुट करें, इधर भी माइनस पुट करें तो क्या होगा कि हमारा जो माइनस है वो बाहर कॉमन आ जाएगा, हमारा माइनस बाहर कॉमन आ जाएगा। तो ये डेफिनेशन हमारे पास कुछ ऐसे बनी है, एफ ऑफ माइनस एक्स
माइनस बाहर आ गया और एक्स क्यूब किसके इक्वल था हमारे पास, एफ ऑफ एक्स के। बच्चों यही डेफिनेशन थी कि साइन आर्ट फंक्शन की अगर माइनस पुट करें तो हमारे पास वो जो माइनस होता है वो फंक्शन के बाहर आ जाता है, यानी कि उससे मल्टीप्लाई होता है। ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं आर्ट फंक्शन। इस